एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी पर, जिस पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी को अब यूपी लाया जाएगा। मुख्तार को यूपी लाने में जुट गई है पुलिस। गाजीपुर पुलिस को चंडीगढ़ रवाना कर दिया गया है। 2 सदस्यीय टीम को चंडीगढ़ रवाना किया गया है। मुख्तार अंसारी पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। उसे यूपी लाने की तैयारी चल रही है। मुख्तार को यूपी लाने में पुलिस जुटी हुई है। बाकायदा टीम इसके लिए बनाई गई है। गाजीपुर पुलिस को चंडीगढ़ रवाना कर दिया गया है। 2 सदस्यीय टीम को चंडीगढ़ रवाना किया गया है। ये वाकई बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी इस वक्त आपको बता दें पंजाब की जेल में बंद है और ये ऐसा नहीं कि पहली कोशिश है, इससे पहले भी कोशिश की गई। तब यह आरोप लगने लगा कि पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुभव, मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाए, क्या कोशिशें, इसके लिए क्या कदम? देखिए बिल्कुल, गाजीपुर पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है। 2 अफसर जो है वो दिल्ली होते हुए रोपड़ और चंडीगढ़ जाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पंजाब सरकार को और रोपड़ के जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया था। और अब यही कोशिश है कि ये जो 2 पुलिस के अफसर जा रहे हैं, ये बाय हैंड अपने उस नोटिस को डिलीवर करेंगे वहां चंडीगढ़ में। और इसके अलावा जो यूपी सरकार के जो वकील हैं उनसे भी ये संपर्क साधेंगे। तो कोशिश यही है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए। पहले भी जैसा आपने कहा राजीव कि लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब नहीं ला पाया गया था क्योंकि बीमारी का हवाला दिया गया था। और फिर उसके बाद कृष्ण राय की जो पत्नी थी, उन्होंने तो प्रियंका गांधी तक को पत्र लिखा था और ये कहा था कि आप क्यों बचा रही है, आपकी सरकार है वहाँ। अब एक बार फिर ये कवायद शुरू हुई है कि मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाया जाए। जी अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे। तो संभावना प्रबल अब इस बात की कि ये मुख्तार अंसारी जो अभी पंजाब के जेल में, रोपड़ जेल में बंद है, वो यूपी आ सकता है। टीम रवाना की गई है। टीम के पास जो 2 सदस्यीय टीम है, नोटिस भी उनके पास में है। तो मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में तो शिकंजा कसा जा रहा है। सिर्फ मुख्तार पर ही नहीं, मुख्तार के जो गुर्गे हैं उन पर भी उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध संपत्तियों को या तो जब्त किया जा रहा है या तो तोड़ा जा रहा है। और इस बीच में चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया है। गाजीपुर पुलिस की 2 सदस्यीय टीम चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है। बेसिक स्कूलों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। स्कूलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है। जी हां, गड़बड़ी की आशंका है। स्कूलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है और बेसिक स्कूलों से जुड़ी हुई यह खबर है। बच्चों का रिकॉर्ड आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है। बच्चों का जो रिकॉर्ड है आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है। नाम, बर्थ डेट आधार कार्ड से बिल्कुल अलग है। और योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डेटा मैच करवाया जा रहा है। अनुभव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर जानकारी देंगे। अनुभव, ये जो अब नई जानकारी निकल कर आई है कि डेटा मैच नहीं कर रहा है, ये कितनी बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की जिनका डेटा मैच नहीं कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए बहुत सारी जगहों पर ये जब सरकार ने जांच कराई कि बच्चों की क्या उपस्थिति है और क्या एक्चुअल में है, स्टूडेंट वो नहीं है, जब आधार कार्ड से जोड़ा तब ये समस्या सामने निकल कर आई है। और बहुत जगहों पर, कई सारे जिलों में ये दिक्कत मिली है कि आधार कार्ड से वो मैच नहीं कर रहे हैं। जिनके नाम पर लिखा हुआ है वो वहां पर है नहीं, दूसरे का नाम लिखा हुआ है। इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बेसिक स्कूलों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। स्कूलों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है। बच्चों का रिकॉर्ड आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, लिहाजा एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ ये सब कुछ इशारा कर रहा है। नाम, जन्मतिथि आधार कार्ड से अलग है, जो स्कूल के रिकॉर्ड में है और जो बच्चों के अपने आधार कार्ड में है। योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब इस पर जांच बिठाई जाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से, बेसिक शिक्षा स्कूलों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ रहे, 11 जनवरी के बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। 11 जनवरी के बाद यह ऐलान हो सकता है। पीएम कोरोना वैक्सीन पर सभी राज्य के सीएम के साथ बैठक करने वाले हैं। सोमवार को ये मुलाकात, ये बैठक होने वाली है। सोमवार को पीएम सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तारीखों का पता चल जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने भी इस बात की संभावना व्यक्त की थी कि हो सकता है मकर संक्रांति से शुरू हो सकता है कि मकर संक्रांति का एक शुभ दिन तय किया जा सके जब कोरोना वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को लगना शुरू हो जाए।
उधर यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर फुल एक्शन में सरकार। 11 जनवरी को तीसरी बार यूपी में ड्राई रन होने जा रहा है। तीसरी बार ड्राई रन करने वाला पहला राज्य बन जाएगा यूपी। सीएम ने तैयारियों की गहन समीक्षा के आदेश दे दिए हैं। किसी भी जिले में रैंडम चेकिंग होगी। रैंडम चेकिंग में खुद पहुंच सकते हैं सीएम। तो तीसरी बार ड्राई रन जो है वो 11 जनवरी को होने जा रहा है और 11 जनवरी को सीएम औचक निरीक्षण के लिए भी पहुंच सकते हैं। तो यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर यह बड़ी खबर है। एक बार फिर से रिहर्सल, अपनी उन तैयारियों को जो पहले भी एक बार जांची जा चुकी है, परखी जा चुकी, फिर से परखा जाएगा। लेकिन इसमें दिलचस्प ये होगा कि क्या वही सेंटर्स होंगे जो पहले जिनमें ड्राई रन हो चुका है या नए सेंटर्स पर इस बार ड्राई रन होगा। तो 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए यूपी पूरी तरह से तैयार है। 2 जनवरी को पहला ड्राई रन हुआ, अगला ड्राई रन 5 जनवरी को किया गया और 11 जनवरी को तीसरा ड्राई रन होगा। सीएम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और 11 जनवरी को वो किसी भी वक्त इंस्पेक्शन के लिए किसी भी बूथ, किसी भी सेंटर पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अविनाश और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ है। सबसे पहले रुख हम करते हैं शैलेश का। शैलेश, बताइएगा तीसरे राउंड का जो ड्राई रन होने जा रहा है उसके लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसमें सीएम किसी भी वक्त औचक निरीक्षण के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, ये जो तीसरे चरण का ड्राई रन है इसको एक तरह से फाइनल ड्राई रन भी माना जा रहा है, क्योंकि जैसी पहले ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मकर संक्रांति के आसपास कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने भी एक संवाद करना है मुख्यमंत्रियों के साथ, एक वीसी करनी है और उसमें ये माना जा रहा है कि तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है कि वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा। यानी ये माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो सकता है। तो ऐसे में जो 11 तारीख का ड्राई रन है वो कहीं ना कहीं एक फाइनल ड्राई रन माना जा रहा है। और इससे पहले जो ड्राई रन हुए थे या ये जो ड्राई रन है ये सब उन्हीं केंद्रों पर हो रहे हैं जहां पर असल वैक्सीनेशन किया जाना है। लेकिन इस बार का ड्राई रन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग 1477 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोविड का वैक्सीनेशन होना है। इससे पहले जब लखनऊ में ड्राई रन हुआ तो 6 केंद्रों पर हुआ। दूसरा जो ड्राई रन हुआ वो लखनऊ में 12 केंद्र थे और अगर पूरे उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की बात करें तो सभी जगह पर 6-6 केंद्र बनाए गए थे। यानी अगर हम दूसरे ड्राई रन को ले तो इन 1500 केंद्रों में से जो है वो लगभग अगर आप हर जिले का जोड़ते हैं तो भी सारे केंद्र कवर नहीं हुए थे। इस बार का जो ड्राई रन होगा वो सभी केंद्रों को कवर करेगा। 3000 सेशन होंगे उसमें और पूरी तैयारियां परखी जाएंगी। जो केंद्र पहले नहीं हुए ड्राई रन में वो भी कवर होंगे। उसके बाद जहां पर जो कमियां रह जाएंगी उनको दूर कर लिया जाएगा फाइनल वैक्सीनेशन के पहले। तो ये पूरी तैयारी है। यानी कि अपनी तैयारियों को देखने के लिए ये ड्राई रन तीसरी बार। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अविनाश भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अविनाश, उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसी दिन यानी कि सोमवार के दिन 11 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले। क्या होगा बैठक में, क्या बातचीत होगी? तारीखों को बता सकते हैं या सिर्फ प्रदेशों की तैयारियों को देखेंगे, पूछेंगे? जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो 11 जनवरी को जो 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। प्रधानमंत्री उसमें कोविड की स्थिति को लेकर जो तमाम सारे राज्यों में है उसकी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ जो ड्राई रन चल रहा है उसको लेकर भी पूछेंगे कि कितनी तैयारियां हैं। अगर बात करें तो केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार जो हमको जानकारी मिली है, केंद्र सरकार तैयार है टीकाकरण के लिए। कुल 41 जगह तय किए गए हैं जहां पे पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहां से वैक्सीन को डिलीवर किया जाएगा और फिर उन 41 जगहों में से अलग अलग क्षेत्रों में वैक्सीन जाएगी। तो उनमें उत्तर प्रदेश भी है जहां पे वैक्सीन की डिलीवरी होनी है। तो ऐसे में जो तमाम सारे मुख्यमंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री खुद अपडेट लेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हैं टीकाकरण को लेकर, कितने सारे अपडेट जुटा लिए गए हैं, क्या सभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर सुरक्षा कर्मी हो, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई। तमाम सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जानकारी लेंगे और जो ये दोनों वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इसकी भी जानकारी तमाम मुख्यमंत्रियों को देंगे। तो ये काफ़ी अहम बैठक है और इसी बैठक में प्रधानमंत्री ये भी बता सकते हैं कि कब से कोरोना का जो टीका है उसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी, ताकि राज्य अपनी तैयारियां सुदृढ़ करते हुए आगे के जो टीकाकरण का कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से तैयारी कर सके। कुल मिलाकर सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी कि 11 तारीख बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अविनाश आपका और शैलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में जहां पर ड्राई रन की तैयारियां हो रही तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी, बैठक भी।
और उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। इस बीच एक और अहम खबर लखनऊ से आपको दे देते हैं। यहाँ पर 12 थाना प्रभारी समेत 41 इंस्पेक्टर्स का तबादला कर दिया गया है। लंबे वक्त से जमे 41 इंस्पेक्टर्स को दूसरे जोन में ट्रांसफर किया गया है और अजीत सिंह की हत्या के बाद हुए इंस्पेक्टर्स के ये तबादले हैं। वाराणसी, प्रयागराज, आगरा से लेकर गोरखपुर, कानपुर जोन में उनको भेजा गया है। कुल मिलाकर 12 थाना प्रभारी हैं और 41 इंस्पेक्टर्स हैं। बताया जा रहा है काफी वक्त से ये अपने पद पर थे, अपनी पोस्ट पर थे, एक ही जगह इन्हें काफी वक्त हो गया था और उनका तबादला किया गया है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर जोन में उनको भेजा गया है, उनका जोन चेंज किया गया है। लखनऊ में एक बार फिर से पुलिस वालों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें 41 इंस्पेक्टर हैं और 12 थाना प्रभारी समेत 41 इंस्पेक्टर्स जिनका ट्रांसफर किया गया है। लंबे वक्त से ये एक ही जोन में थे, इनकी पोस्टिंग उसी जगह पर थी, उनका जोन अब चेंज कर दिया गया है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर जोन में अब इनके ट्रांसफर्स किए गए हैं। अजीत सिंह की हत्या के बाद इंस्पेक्टर्स के ये तबादले हुए हैं। अब पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। जिला पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय कर दी गई। चुनाव आयोग 2015 की नियमावली लागू करेगा। 2015 की जो नियमावली है वो लागू करेगा चुनाव आयोग। 75,000 से ज्यादा यानी कि खर्च नहीं कर पाएगा कोई भी कैंडिडेट। तो जो सीमा है खर्च की, पैसा कितना खर्च किया जा सकता है उसकी जो सीमा है वो निर्धारित कर दी गई है। 2015 की जो नियमावली है चुनाव आयोग की वही लागू होगी और इसके मुताबिक 75,000 से ज्यादा का खर्च कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार नहीं कर पाएगा। जिला पंचायत चुनाव में 1,50,000 खर्च की सीमा, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 4 लाख की सीमा तय की गई है और चुनाव खर्च में निगरानी के लिए जिले में टीमें गठित होंगी। वो देखेंगी कि कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन कितना खर्च कहां कर रहा है। इस पर निगरानी, मॉनिटरिंग हो रही जो है होगी भी और नियमावली 2015 की लागू होगी। आपको बता दें कि कोई भी कैंडिडेट 75,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, जबकि जिला पंचायत चुनाव में 1,50,000, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 4 लाख की सीमा है और चुनाव खर्च में लगातार मॉनिटरिंग होगी, उसको देखा जाएगा। और अब एक बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसका आज 45वां दिन है। सरकार के साथ 8वें दौर के संवाद में भी बात नहीं बनी, स्थिति जस की तस बरकरार है। 15 जनवरी को एक बार फिर से किसानों और सरकार में बात होने जा रही है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए अड़े हुए हैं किसान, लेकिन सरकार कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा। किसानों की 2 मांगों पर सरकार अपनी सहमति दे चुकी है। कानून वापसी पर तैयार नहीं है सरकार और उसके लिए सरकार ने साफ कह दिया है कि यदि इस लड़ाई को अब किसान आगे ले जाना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। जिन संशोधनों की बात की जा रही थी, जिन 2 पॉइंट्स को लेकर किसान सामने आए थे, उन पर सरकार अपनी सहमति दे चुकी है। उसके संशोधन के लिए तैयार है सरकार, लेकिन कानून वापस नहीं होगा, ये साफ कह दिया है सरकार ने। और किसान है दूसरी तरफ, उनका यह कहना है कि कानून ही निरस्त करे सरकार। तो कृषि कानूनों की वापसी की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा। किसानों की 2 मांगे थी, उस पर अपनी सहमति सरकार पहले ही दे चुकी है। कोई और संशोधन हो तो उस पर बातचीत हो सकती है। आंदोलन इस बीच लगातार जारी है। आज 45वां दिन है। कल की बैठक में भी बात नहीं बनी। 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर परेड करने जा रहे हैं। कानून वापसी की मांग कर रहे हैं और सवाल वही है कि आखिर आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति सिंह है यूपी बॉर्डर से और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन शक्ति, सबसे पहली बात आपसे, आखिर कब और कैसे खत्म होगा ये आंदोलन? एमएसपी को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद कुछ और पॉइंट संशोधन के उसमें जुड़े, सरकार 2 पर हामी भर चुकी है, पर अब किसान जो लड़ाई एमएसपी से शुरू हुई थी वो अब यहां पर ले आए हैं कि नहीं, अब तो कानून ही निरस्त करो और वो वापस नहीं होगा। तो आखिर कैसे टूटेगा ये डेडलॉक? ये देखिए, बिल्कुल अब ये एक मूंछों की लड़ाई हो गई है। उधर सरकार मानने को तैयार नहीं है, इधर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का साफ तौर पे कहना, जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं पर डटे रहेंगे। लगातार यहाँ बारिश भी होती रही, लगातार यहाँ सर्दी पड़ रही है, लेकिन किसान हिम्मत नहीं हार रहे हैं, किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान हमारे साथ है, ज़्यादा बात इनसे करते हैं। ये बताइए आप कि सरकार के साथ कई बार की वार्ता हो चुकी है, आखिर नतीजा कैसे, आप लोग कैसे यहाँ से हटेंगे? संशोधन से हटेंगे या वापसी, जब बिल वापस होगा जब हटेंगे? आखिर क्यों बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल? देखिए, सरकार से कभी उम्मीद तो छोड़नी नहीं चाहिए और हम उम्मीद ऐसी बात नहीं करेंगे, यही करेंगे
और हम जो इनके संशोधन वाला सिस्टम है इसमें हम बिल्कुल एग्री नहीं है। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, एमएसपी पर ये कानून नहीं बनाते, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जब तक ये लागू नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई ताकत किसान को यहाँ से डिगा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत किसान को नहीं डिगा सकती, ऐसा किसानों का कहना है। आप बताइए कि बीच का रास्ता आखिर समाधान निकलेगा कैसे? ऋषिपाल सिंह मरादा, उत्तर प्रदेश। ये जन आंदोलन महाआंदोलन बन चुका है। ये वो बड़ा वृक्ष है जो महात्मा टिकैत ने लगाया था, उसे सींचा था। आज यहाँ कभी नस्ल की कभी फसल की, आज सम्मान की बात है। देश के प्रधानमंत्री को तुरंत नव वर्ष में शुभकामनाओं के साथ ये तीनों काले कानून वापस करके अपने हित में काम करना चाहिए, किसान हित में काम करना चाहिए। किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान चलेगा तो देश चलेगा। इस समय जरूरत है, शुरुआत हुई थी इस प्रदर्शन की, इस आंदोलन की, और अब आशंका से आगे बढ़ते बढ़ते रद्द और अब सम्मान तक आगे, जैसे कि किसान आपके साथ जो जुड़े वो कह रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सवाल ये है कि अगर कानून में कुछ अच्छाई है, कानून में अगर अच्छी बातें हैं, तो ऐसा क्या है कि सरकार नहीं समझा पा रही है? इतनी बातचीत के बाद भी इन लोगों को नहीं समझा पा रही है, और अगर इतनी ही खामियां है तो किसान क्यों नहीं सरकार को समझा पा रहे कि इसमें ये कमियां है? तो आखिर ये पेच जो फंसे हुए हैं, क्या वो जिद पर, या जो अहम वाली बात आ गई वो सामने आ गई कि अब तो हम नहीं हटेंगे, इस वजह से ये मामला लटक रहा है? देखिए राजू, दो बातें प्रमुख तौर पर है। किसानों का कहना है कि जो तीनों नए कृषि कानून आए हैं इसमें भंडारण की छूट दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में कई सारी खामियां हैं। इसके साथ साथ जो तमाम सारी एपीएमसी एक्ट है उसको खत्म करके जो प्राइवेट मंडियां लाई जा रही हैं उसको लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि सरकार अभी अगर अमेंडमेंट कर देती है तो बाद में फिर अपने हिसाब से दोबारा संशोधन करवा लेगी। इसलिए उनकी मांग है कि ये तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब 15 जनवरी को दोबारा बैठक है, लेकिन उस बैठक से पहले जो महत्वपूर्ण आस है वो सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब एक बात तो तय हो गई है कि सरकार इस मसले का जो है समाधान नहीं निकाल पा रही है, और ना तो निकाल पाएगी, क्योंकि सरकार अपनी मांग को लेकर अडिग है और किसान अपनी मांग को लेकर अडिग है। इसलिए अब सरकार की तरफ से कोई रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, और किसान नेताओं ने कह दिया है कि उन्हें कोई कमेटी मंजूर नहीं है, कोई मध्यस्थता मंजूर नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है। अविनाश, यानी कि दोनों ने अंगद की तरह अपने पांव जमा दिए हैं। एक कहता हम नहीं हटेंगे, दूसरा कहता हम भी नहीं हटेंगे, तो दोनों ही नहीं हट रहे हैं, और ये वजह है कि विवाद लंबा खिंचता चला जा रहा है। शक्ति आपका और अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख हम करने जा रहे हैं, जो कि गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर से स्टंट देखने को मिला है। NH9 पर स्टंट करते वक्त ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में किसी को हालांकि चोट नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें NH9 से हमें मिल रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हुए हैं, और उन्हीं ट्रैक्टर से किस तरह स्टंट किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर से स्टंट करते दिखे कुछ लोग, और उस दौरान ये ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन आंदोलन से जुड़ी हुई ये किस तरह की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ट्रैक्टर से स्टंट हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है और स्टंट हो रहा है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो जब एक ट्रैक्टर पलट रहा हुआ होता है, ऐसी स्थिति में होता है कि बस गिरने वाला होता है, ट्रैक्टर सवार उसी टाइम निकल जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब आप ये देखिए कि आंदोलन एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ अपनी मांगों को कह रहे हैं कि मांगे बड़ी गंभीर है, और ऐसे वक्त में इतना अगंभीर कृत्य ये कैसे होने दिया जा रहा है? जहां पर किसान नेता कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें उनके ही आंदोलन को कमजोर करेंगे। अयोध्या विवादित ढांचा ध्वंस मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, और उस फैसले को चुनौती दे दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। स्पेशल कोर्ट के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था बड़े बड़े लीडर्स को, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रतंबरा सरीखे बहुत बड़े बड़े लीडर्स के नाम शामिल थे। और अब इसी फैसले को, सबूतों के अभाव में जो बरी किया गया था, उसी फैसले को चुनौती दी गई है। और अब आपको बताते हैं कि 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसले में आखिर क्या क्या कहा था, पॉइंट्स क्या क्या थे। सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 28 साल के बाद फैसला आया था। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने 6 दिसंबर 1992 के केस में फैसला दिया।
1992 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद के ढांचे को कार सेवकों ने ढा दिया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे। और कोर्ट ने कहा था कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसमें साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट में दाखिल वीडियो को कोर्ट ने टैंपर्ड माना था। बाबरी विध्वंस केस में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 17 आरोपियों की सुनवाई के दरमियान मौत हो गई। तो इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही।